गलती कर बैठे हैं। आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। मैं तो जिस तरह का बाप की तरह हूँ, बाप अपने बच्चों की गलतियाँ माफ कर देता है। हम अपना सियासी जदोजहद कोर्ट में नहीं लड़ेंगे, हम कोर्ट में अपने आईनी और कानूनी जदोजहद अपने इकरा के थ्रू लड़ेंगे, और कोर्ट के प्रेमिसेस में हम सियासी बयानबाजी नहीं देंगे और ना ही हम सियासत करेंगे। आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है, तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समात के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और अब उसकी समात जो है वो 24 मार्च को होगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो सूरत हाल थी वो ये थी कि पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों की तमाम लीडरशिप बशमूल मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब, सब लोग मौजूद थे। हुकूमती वज़रा भी वहाँ पर मौजूद थे और मामला था सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर दरख्वास्त के हवाले से। अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करेगी वो परेड ग्राउंड में होगा और इसी तरीके से अपोजिशन का जलसा भी किसी और मकाम पर होगा। दोनों के रूट अलग होंगे, मकामात अलग होंगे और ये जो रेड जोन है या डी चौक है जहाँ पर अनाउंस किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करने का, वहाँ कभी इम्कान ये है कि अब जलसा नहीं होगा। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट जो समात है वो होनी है। आज अपोजिशन की जानिब से एतराज़ भी किया गया कि चूँकि 14 रोज़ 22 तारीख को होने थे, असम्बली का इजलास आज बुलाया जाना चाहिए था, मगर 25 मार्च को असम्बली का इजलास बुलाया गया है। ये भी कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन कहती है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज कही और उनका मेरी ज़ाती राय यह है कि किसी भी रुकन को, चाहे वो मुनहरिफ ही क्यों ना हो, उसे वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हल्फिया बयान देता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद पर जिस दिन वोटिंग होगी उस रोज़ कोई रश, कोई इज्तिमा जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर नहीं होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट समात थी जो आज हुई है। इमरान खान साहब की जानिब से जो अपोजिशन पर लफ्ज़ी गोराबारी है वो जारी है। आपने ख़ुद सुना, वो कह रहे हैं कि जो मैं बाप हूँ, जो अरकान चले गए हैं वो वापस आ जाएं। दूसरी जानिब जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके ऊपर ज़मीर फ़रोख्त करने के, पैसे लेने के इंतहाई संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम भी चलाई जा रही है। तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर निसार खोड़ो साहब, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब। लेकिन उससे पहले साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब से आज की जो समात हुई है उसके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की बात की है और ये जिस तरीके से आज जो समात हुई है, हुकूमत गई है सदारती रेफरेंस लेकर, क्या राय है? आप किस नज़र से इस तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के ऊपर मामले को आगे लेके चल रही है और चूंकि ये उनके नज़दीक और ये मामला एक अहम मामला है, इसलिए इसमें लार्जर बेंच की बात की जा रही है। लार्जर बेंच इसलिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं ऐसे केसेस में क्योंकि ये ओपिनियन देने की बात है। और याद रखिए कि जो ओपिनियन के बाद कोई रिव्यू नहीं होता, क्योंकि रिव्यू जो है वो तो लाया करता है कोई डिसीजन या ऑर्डर के ऊपर। ठीक, ना ये जजमेंट होगी, ना ये डिसीजन होगा, ना कोई ऑर्डर, बट ये ओपिनियन होगा उन सवालात के ऊपर जो कि हुकूमत ने पूछे हैं, उनसे सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाए। जो ओपिनियन मांगा गया है वो बेसिकली मांगा गया है कि क्या नाअहली हो जाएगी और वो नाअहली जो है वो दायमी होगी। तो उसका जवाब तो आइन के अंदर ही है कि यहाँ पे नाअहली की तो बात ही नहीं है, और अगर नाअहली की बात नहीं है तो दायमी नहीं हो सकती। ये तो है कि वो अपनी सीट खो बैठता है, ठीक, वो शख्स या वो साहिबा
جو کہ اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دے تو وہ پھر اپنے سیٹ کھو بیٹھتے ہیں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کے اوپر مہر ثبت کر دیں. یہ ایک لمبا پروسیس ہے اور یہ ایسا نہیں ہے جس میں پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ایک ڈیکلیریشن دے کے اور ان کو اس میں معطل بنا دے. تو اشرف صاحب یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ معاملہ نااہلی کا ہے ہی نہیں، یہ ڈی سیٹ ہونے کا معاملہ ہے، لہٰذا اس معاملے کو نااہلی کے ساتھ یا تاحیات نااہلی کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ ذرا اس کے اندر ایک پریکٹیکل سائڈ دیکھیے. پریکٹیکل سائڈ یہ ہے کہ جب کوئی ممبر آپ کی پارٹی کا آپ کے خلاف ووٹ دے دے اور آپ اپنی سیٹ کو بیٹھتے ہیں پرائم منسٹر کی، تو پھر اس کو قانون اختیار دیتا ہے، آئین اختیار دیتا ہے کہ وہ یہ ڈیکلیریشن دے کہ چونکہ اس نے میرے خلاف کام کیا ہے اس لیے اب میں اس سے بدلہ لوں گا. سو یہ عدلے کا بدلہ مجھے نظر آتا ہے کہ پھر وہ کہے گا کہ جی پھر یہ پارٹی سے جو ہے وہ چونکہ پارٹی کی جو لائن تھی اس سے منحرف ہوا. لیکن اس میں بھی آٹومیٹک نہیں ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے وزیر اعظم نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس بات کی صراحت کے ساتھ بات کی تھی اور اس کی تشریح خود کی تھی. اور تشریح کیا کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا اور مجھے اچھی طرح مجھے یاد بھی ہے اور اس کے اوپر کلپس بھی ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے کہا، لائیو براڈ کاسٹ میں کہا، اور انہوں نے خوبصورت بات کی تھی کہ یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، یہ ایک جمہوری حق ہے اور میں مخاطب ہوں اپنے پارٹی ممبران سے کہ وہ اپنے ثوابدید پہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی فراست کے مطابق یہ فیصلہ کریں کہ وہ مجھے اعتماد کا ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. اگر مجھے یہ اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے تو میں ہاتھ کھڑا کر دوں گا اور میں کہوں گا کہ میں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کو تیار ہوں. اب یہ باتیں ریکارڈ پہ ہیں. اب ان جو باتیں ریکارڈ پہ ہیں اس کے بعد کیا ہمارے وزیر اعظم اس بات سے پہلو تہی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس سے یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ شاید نہیں. اور کیا ان کا مواخذہ اس طرح کی باتیں کرنے پہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً. سو یہ باتیں جو ہے یہ سب ملحوظ خاطر رکھنی ہے اور آپ کے ناظرین جو ہیں لازمی طور پہ اس کے علاوہ بہت سارے ان کے سوالات ہوں گے، لیکن ایک بات تو بالکل ثابت ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اعداد ہیں، جو نمبرز ہیں، وہ صاف طور پہ شو کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی عددی اکثریت کھو بیٹھے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر صرف اس کا رسمی اناؤنسمنٹ باقی ہے. ایک آخری بات میں اس سے پہلے کھوڑو صاحب کی طرف جاؤں، وہ یہ کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے، اشتراک صاحب کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی رکن چاہے وہ منحرف ہی کیوں نہ ہو اسے ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا. تو اب یہ اٹارنی جنرل صاحب کا یہ بیان، حالانکہ وہ حکومت کے ایک نمائندے کے طور پر وہاں موجود ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. اگر یہ بات واقعی انہوں نے کہی ہے تو یہ درست بات کہی ہے اور میں اٹارنی جنرل صاحب کا بہت معترف ہوں. وہ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک قانون دان ہے اور قانون کے ساتھ ان کا بہت گہرا کمٹمنٹ ہے. جس شخص کا بھی قانون کے ساتھ گہرا کمٹمنٹ ہوگا وہ لازمی طور پہ یہی بات کرے گا کہ کوئی منحرف اگر ہو گیا ہے تو اس کو آپ ووٹ دینے سے روک نہیں سکتے. نمبر 2، اگر وہ ووٹ دیتا ہے تو اس ووٹ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا. نمبر 3، اس کو آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے. نمبر 4 کہ آپ اس کے اوپر ان کو نااہل بھی قرار نہیں دے سکتے. وہ صرف اور صرف ایک پورا پروسیس ہے جس کے ذریعے وہ جب تک وہ پروسیس چلے گا نہیں اس پہ نہیں ہو سکتا. نثار کھوڑو صاحب، اشتر اوصاف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے، سابق وفاقی وزیر، اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، آپ اسپیکر بھی رہے ہیں. موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کا رویہ، جس کے اوپر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ وہ بائسڈ ہیں اور ان کا ٹلٹ واضح نظر آ رہا ہے. 14 دن میں اجلاس انہوں نے نہیں بلایا.
تو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہاؤس چلاتے رہے ہیں اور بڑا خوش اسلوبی سے آپ نے سندھ اسمبلی جیسے ہاؤس جسے چلانا کوئی آسان نہیں ہوتا وہ چلایا ہے؟ دیکھیں آپ صاحب، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ریکوزیشن فائل کرنے کے وقت اتنے تعداد میں ممبران کی سگنیچر ہوں. جی اسپیکر پر لازم ہے کہ وہ 14 دن کے اندر اندر اجلاس بلائے. ساتھ ہی ساتھ اگر ایجنڈا دیا گیا ہو، جس کو ایجنڈا ہے نو ٹرسٹ موشن، ووٹ آف نو کانفیڈنس اس ساتھ ایجنڈا میں دیا گیا ہے، ٹھیک. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے 14 دن انتظار کرنا ہی نہیں تھا. 8 تاریخ کو ریزولوشن پیش ہوا ہے، ریکوزیشن کے لیے درخواست پیش ہوئی ہے، اس کو بہت پہلے اجلاس بلا لینا چاہیے تھا. اسپیکر صاحب مہرا بن رہے ہیں وزیر اعظم کے ہاتھوں. قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو. 14 دن کے اندر یہ کانسٹیٹیوشن شل کا بات کر رہا ہے. دی اسپیکر شل کال دی اسمبلی ود ان 14 days اینڈ اونلی دین ہی کین پروروگ اٹ. صدر صاحب کو پروروگ نہیں کرنا، کسی اور کو نہیں کرنا، یہی پروروگ کر سکتا ہے. بٹ ریکوزیشن میں درخواست بھی دی گئی ہے نو ٹرسٹ موشن کی، جس کو ایڈریس کیے بغیر اجلاس کو پروروگ بھی نہیں کر سکتا. میرا نقطہ صرف یہی ہے کہ اس نے 14 دن انتظار کیوں کیا، اور 14 دن کا بلا کے پھر 25ویں دن کیوں بلا رہا ہے، 25 تاریخ کو کیوں بلا رہا ہے. کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تو ہے، ٹھیک. اس میں تو کوئی دو سوال ہی نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیشن کیوں کی ہے انہوں نے. اختیارات کون سے ہیں؟ اگر اختیارات تھے اسپیکر صاحب کے، کوئی اسپیشل اختیارات تھے، تو پھر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا کیوں گیا تھا؟ اس میں پروویزو ڈال دیتے، کہ اسپیکر کین کال ایون آفٹر 14 days. ٹھیک. وہیں کہیں نہیں لکھا ہوا ایسا. تو یہ تو غلط ہے ہی ہے اور رہے گا. رہی بات آپ کے ممبران کی جو آپ گفتگو کر رہے تھے، اٹارنی جنرل نے ٹھیک کہا ہے، جب تک کوئی ووٹ ڈالے نہیں تب تک وہ ڈیفیکٹ کرتا نہیں. اس نے ڈیفیکشن نہیں کی، اور اگر ڈیفیکشن کرتا ہے اور پارٹی کے اگینسٹ میں ووٹ جا کے دیتا ہے، اس کے بعد کاروائی کس نے کرنی ہے؟ اسپیکر نے خود سے نہیں. ٹھیک. پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ ریفرنس بنا کے بھیجے گا اسپیکر کو. اسپیکر پوسٹ مین کی حیثیت سے وہ ریفرنس بھیجے گا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن 1 مہینہ لگائے گی اس پر فیصلہ کرنے کے لیے. جب وہ بات ہوئی نہیں ہے تو پہلے پریمپٹ کر کے کسی کو کیوں کریں؟ اگر پریمپٹ کرنے کی بات پہ وہ چلے گئے ہیں کورٹ میں، پھر پوچھ رہا ہوں کہ کچھ منعرف ارکان جو ہیں وہ آپ کے جو اختلاف رکھتے ہیں، آپ ان کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ میں معافی کر دوں گا، واپس آ جاؤ گے میں درگزر کر دوں گا؟ وہ منعرف ہوئے ہیں، تم ان کو واپس بلا رہے ہو اور پھر کاروائی بھی کر رہے ہو کہ جی ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے ووٹ دینے سے پہلے. یہ تو چریے لوگ بھی نہیں کریں گے ایسے. میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی گیم کو کھسکتا ہوا اس نے دیکھ لیا ہے. اب صرف اسپیکر کو مس یوز کر رہا ہے کہ وہ اسپیکر کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان بن جائے. کل کے لیے اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کاروائی اپوزیشن کرنا مناسب سمجھے تو کر لے گی، یا پھر سپریم کورٹ پر یہ لازم ہے کہ وہ کہے کہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیشن میں کیا آرٹیکل 6 نہیں لگتا؟ آرٹیکل 6 میں بھی کیا لگتا ہے؟ یہی اپوزیشن کا پوائنٹ یہ ہے کہ اسپیکر کے اوپر آرٹیکل 6 اپوزیشن یہی بات کری ہے، کیونکہ وائلیشن آف اے کانسٹیٹیوشن وہ کہتے ہیں جی اسپیکر اس کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس سے تو اور کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا. اگر نہ ہوتا تو پھر ٹھیک ہے. لیکن کوئی اسپیشل پاور ریکوزیشن سیشن میں کہہ رہا ہوں اگر ان کی تعداد پوری نہیں بھی ہے تو اس کو 14 دن انتظار کیوں کرنا پڑا؟ ڈاکٹر زرکا پہلے کیوں نہیں کیا؟ او آئی سی کا کیا؟ دوسری بات ہے سینٹ کا جی ہاؤس نہیں ملا، قومی اسمبلی کا ہاؤس نہیں ملا، کنونشن سینٹر میں کوئی جگہ نہیں ملی. اتنے سارے اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے کہ جی او آئی سی کی کانفرنس بھی ہونی ہے، تو پھر آپ نے 21 تاریخ کا سوچا ہی کیوں؟ 18 کو کر لیتے، آپ 17 کو 16 کو کر لیتے. سارے اسلام آباد میں آپ کو جگہ نہیں ہے کہ جہاں 200 لوگ بیٹھ سکیں، 200-300 لوگ بیٹھ سکیں. یہ کیسی تک ہے؟ کس مذاق ہو رہا ہے؟ بات وہی ہے، اجلاس بلانا ممبران کا حق ہے.
एक इजलास बुलाने का हक है प्राइम मिनिस्टर को, वो भेजता है समरी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट साहब भेज देते हैं कि जी बुला लिया। लेकिन ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि वो असेंबली इजलास बुला सकते हैं। और उसमें अभी जो बात है, मैं आपसे कह दूं सारी बातें, आप फिर से सवाल न करें। पहले दिन क्या कहा है कि जी फातिहा होगी, इजलास को एडजर्न किया जाएगा। ये रूल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि जिस दिन किसी का इंतकाल हो सिटिंग मेंबर का तो इसलिए हाउस को बस एडजर्न कर देना। ये रूल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ट्रेडिशन है जो अपोजिशन और सरकारी बेंचेस बैठ के एक एहतराम के तौर पर उस मेंबर के लिए कहती है कि चलो जी हम इजलास को छोड़ देते हैं। जब नॉर्मल किस्म का कोई इजलास हो, नॉर्मल किस्म का कोई इजलास हो, सरकारी इजलास हो या रिक्विजिशन हो, नॉर्मल किस्म की बातें हो। लेकिन ये बहुत बड़ी और बहुत पेचीदा और बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन और एजेंडा है जिसको ये उज़र नहीं बनाना चाहिए कि जी पहले दिन कुछ नहीं होगा। टेबल पहले ही दिन करना चाहिए इस एजेंडा को, पहले ही दिन करना चाहिए। सेनेटर साहबा, डॉक्टर जरका साहबा कहते हैं 8 तारीख को और मैं क्यों कह रहा हूं ये, मैं क्यों कह रहा हूं, हाफिज साहब मेरी बात सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नॉट लेस देन 3 days एंड नॉट मोर देन 7 days के बीच में वोट हो जाना चाहिए। अब रिक्विजिशन आपने की है, उसके साथ 7 दिन तक इजलास में वोटिंग होनी चाहिए थी, जिसको आपने नजरअंदाज कर दिया, यकसर नजरअंदाज कर दिया। ठीक, सेनेटर साहब इससे बड़ी और क्या एजेंडा हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक, निसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 8 को रिक्विजिशन की थी, आपको पता था 22-23 को हो रहा है, नंबर भी आप कहते हैं आपके साथ हैं, बुला लेते 2-4 दिन के बाद इजलास और ये सब कुछ कर लेते। फिर ये भी है कि पूरे इस्लामाबाद में क्या कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ पे आप इजलास बुलाएं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक असेंबली हॉल में ही हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद है आप मुझे बोलने दें। जी जी बिल्कुल। देखिए जी, सबसे पहले तो निसार खोड़ो साहब बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है और बाकी आपके मेहमान भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब तो खोड़ो साहब कुलीग भी आपके सेनेट में जो है जी अभी तक मैंने उनको मिली नहीं हूँ सेनेट में, वो इंशाल्लाह मुलाकात भी हो जाएगी। बात ये जी कि वो मेरा ख्याल है जो वो तो मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन पहले तो कॉल करने की बात है जिसमें 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन के विदिन 14 दिन उन्होंने कॉल करना है और उसके बाद कॉल करने के बाद 7 दिन के अंदर आपने 3 दिन से कम नहीं और 7 दिन से ज्यादा नहीं, तो ये टोटल कोई 21-22 दिन का बनता है। और उसके बीच में इन्होंने भी सोच समझ के 8 तारीख को पेपर फाइल किए थे, क्योंकि इनको पता था कि OIC की कॉन्फ्रेंस है और सबको पता था कि OIC की कॉन्फ्रेंस 21 से 24 तारीख या 22 से 24 तक की है। तो ये तो कोई ऐसी बातें नहीं थी जो किसी से छुपी हुई थी। इन्होंने बहुत समझदारी के तहत ये डेट्स डाली, 8 तारीख को, उससे एक दिन पहले नहीं, उससे एक दिन बाद नहीं। तो बहरहाल अच्छा, कैलकुलेशन अच्छी थी। देखिए मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रख रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी, जिस तरह अश्तर औसाफ साहब ने अपनी ओपिनियन भी बीच में स्टेट कर दी कि अददी नंबर उनके खिलाफ है, हालांकि मेरा ख्याल है उनको करना नहीं चाहिए था ये, वो एज अ स्पेशलिस्ट एडवोकेट जनरल थे तो ही शुड हैव स्टक। मैं अपनी ओपिनियन, लोग जब लोग बात करते हैं तो उनकी जो लॉयल्टीज होती हैं वो उनको भी दिखाते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ थे ना। तो बहरहाल हम नवाज शरीफ साहब की भी इज्जत करते हैं, जरदारी साहब की भी इज्जत करते हैं। और अफसोस लेकिन इस बात का है कि हमारे मुल्क में बातें तो बहुत होती हैं, जमहूरी, पार्लिमान, आर्टिकल 6, लेकिन हरकतें आप हमारी देख लीजिए कि OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये इमरान खान की कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये PTI की कॉन्फ्रेंस नहीं है, पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस है। अगर किसी को पाकिस्तान की लाज, पाकिस्तान की इज्जत अजीज हो तो आप पूरी दुनिया को ये मैसेज तो नहीं देंगे ना कि पाकिस्तान इज एन अनस्टेबल कंट्री, पाकिस्तान में केओस है। और आप ये तो नहीं चाहेंगे कि कश्मीर का जो मुकदमा है, क्योंकि आपका सारा OIC अगर पाकिस्तान में होगी तो उसमें क्या बात होगी, उसमें जाहिर है कश्मीर पे बात होगी। और जब कश्मीर पे बात होगी तो हिंदुस्तान क्या चाहेगा कि आपको किसी तरह से नल एंड वॉइड करे। तो हिंदुस्तान, हम चाहते हुए ना चाहते हुए, अब ये तो हम कह नहीं सकते, सियासत में हर चीज नाप तोल के, हर चीज की कीमत होती है, हर चीज की बोली लगाई जाती है। हाफिज साहब बड़े एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, हम तो नए हैं, नए लोग। हमने जो देखा है, मैंने दुनिया ट्रैवल की है, 80 नेशनैलिटीज के साथ काम किया है, 30 साल से मैं दुनिया में प्रैक्टिकल काम कर रही हूँ, तो मेरी जो समझ है नाकिस, उसमें तो ये है कि सियासतदान बहुत सोच समझ के काम करते हैं। तो अब अगर हम ये OIC को, बल्कि हम तो इस लेवल तक चले गए कि हमने कहा कि OIC की कॉन्फ्रेंस क्या है, OIC की कॉन्फ्रेंस करने की ये किसकी क्या वैल्यू है।
तो जब हम इस तरह की बातें करेंगे पाकिस्तान के सो कॉल्ड लीडर्स, तो फिर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सो मेरा बाकी आर्टिकल 6 जरूर लेके आए, जो मर्जी करना है करें, जो आपके पास जमहूरी राइट्स है वो आप कीजिए, लेकिन ये देखिए कि हम पाकिस्तानी हैं क्या? एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये कौन मुझे मोहतरमा कह रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड जो भी कह रहे हैं। द पॉइंट इज कि वी मस्ट शो हम कि हम पाकिस्तानी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद आप अपना सियासी दंगल जो मर्जी कीजिए, आपको पूरी इजाजत है। जी खोड़ा साहब, इतने कलर्ड विजन से ना कीजिए। जी खोड़ा साहब कह दें तो फिर मैं चौधरी जाफर साहब इंतजार। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ही ये मिस कर गई। मैंने कहा 8 तारीख को अगर ये रिक्वेजिशन की दरखास्त भेजी गई थी, जमा हुई, तो फिर इनको 14 दिन का इंतजार क्यों करना था? ये 4 दिन के बाद भी बुलाया जा सकता था, ठीक 12 तारीख को भी बुलाया जा सकता, 3 दिन का नोटिस होता कि मेंबरान आ जाते। 14 तारीख से 21 तारीख तक इंतजार क्यों किया? वो कहते पहले ही कर लेते हैं। पॉइंट ही मिस कर गई मोहतरमा। ओआईसी तो बहुत थी वो कहते हैं वो उस मामले में तो सवाबदीद है हमारी कि हम 14 दिन के पास। मेरा अदना सा नाम है डॉक्टर वो तो हर एक के पास है ना, आपके पास भी है, आप इधर स्टेट पे आके बोल सकते हैं, हमारी डिस्क्रेशन है, तो दैट डिस्क्रेशन एनीबॉडी कैन यूज, इट इज लीगल। चले चौधरी जाफर साहब इसका आप जरा जवाब दे दो। कहते जी आपने कैलकुलेटेड मूव की, जब देखा ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसी दौरान जरा 2-4 दिन सब्र कर जाते। फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की है। जी जाफर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब। बिल्कुल सेनेटर साहिबा दुरुस्त फरमा रही हैं, हमने कैलकुलेटेड मूव की। हमने 3.5 साल इंतजार किया कि इमरान खान साहब वो 200 बंदों की लायक तरीन टीम जो पूरी दुनिया से इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे किए हैं उनको सामने लाएं, और वो सारे दावे और वादे जो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से किए, और उन दावों की बुनियाद पर कुछ हमारे बहुत वो ताकतवर हलके भी उनके गर्विदा हो गए। तो आइए जरा देखिए कि 3.5 साल की कैलकुलेशन में जो है वो कप्तान ने क्या क्या गुल खिलाए। कट्टों की बात की, बच्चों की बात की, मियाँ वाली में बेरी का जंगल लगाया, वो शहद एक्सपोर्ट हो रही है, आप रोजाना देखते हैं ग्वादर से 2-3 बैरी जहाज भर के जाते हैं। इसी तरह आप गोश्त का भी देख लें, मुर्गी के अंडों का देख लें, वो बिल्कुल सब कुछ और एक्सपोर्ट हो रही है। भाई हमने तो इंतजार किया 3.5 साल कैलकुलेशन के साथ। हमने 5-6 साल में गंदम जमा की थी कि ये अगर कोई बहरान आ जाए तो हम वो खा सकें, तो इस कप्तान साहब ने वो एक्सपोर्ट कर दी, बतौर वजीर तिजारत कर दी। फिर हमने ये कैलकुलेशन की कि एक साहब फरमाया करते थे जब तेल की कीमतें बढ़े, जब महंगाई ज्यादा हो, जब डॉलर जो है वो उसकी कदर बढ़े और रुपए की गिरे तो हुक्मरान चोर होता है। हमने इसका भी इंतजार किया, इस कैलकुलेशन को भी बहुत एहतमाम के साथ किया, और फिर हमने बिल्कुल जब ये सोचा समझा और कैलकुलेशन मुकम्मल हुई कि इन साहब के पास ना तो कोई विजन है, ना सोच है, ना कोई अमल है, ना कोई मंसूबा है, तो फिर हमने कहा कि आइए अरकान असेंबली से दरख्वास्त करते हैं कि इस बीमारी से और इस तब्दीली से निजात हासिल की जाए। अब साहब बिल्कुल सेनेटर साहब दुरुस्त कह रही हैं, हमने कैलकुलेट करके सारा किया। अब वो फरमा रही हैं कि ये जी सो कॉल्ड लीडर्स, इन्होंने ये देखा कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस आ रही है, आप जरा इन्हें कप्तान साहब की वो तकरीर सुनाइए जो चाइना का सदर जब आना था, जब सी पैक के मुआहदे होने थे, तो तब जो इमरान खान साहब ने फरमाया था, आप इन्हें जरा वो अखबार निकाल के दिखाइए जिस दिन तुर्की सदर तैयब अर्दगान साहब तशरीफ लाए, तो मौसूफ सो कॉल्ड लीडर जनाब इमरान खान साहब बनी गाला में नशिस्त अफरोज हुए, असेंबली में आना मुनासिब नहीं समझा। मलेशिया के सदर आए, असेंबली आना मुनासिब नहीं समझा। फिर एक इजलास हुआ मुश्तरका कौमी असेंबली का, यमन में फौज भेजने या ना भेजने के मामले में कप्तान साहब फिर भी गायब थे, सो कॉल्ड लीडर हैं इसलिए गायब रहे। अब आ जाते हैं स्वाबदीदी इख्तियारात पर। हाँ जी, स्वाबदीदी इख्तियार है, और आपने वो स्पीकर साहब ने कप्तान की फेवर में, उन्होंने एज ए स्पीकर नेशनल असेंबली एक्ट नहीं किया। स्पीकर नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ओहदा है, वो किसी पार्टी का नहीं है। फेवरेटिज्म उन्होंने अपनी स्वाबदीद इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वाबदीद इस्तेमाल करते हुए कप्तान साहब को टाइम दिया कि जनाबे वाला आप पहले वजीरों की पूरी ब्रिगेड को लगाइए कि वो इन्हें
جو بدतरीन लफज हैं वो कहें इन मुनारिफ अरकान को। फिर उन्हें टाइम दिया कि ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਪਾ ਲਓ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹमेशा ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अब जरा फवाद चौधरी साहब के और शहबाज गिल साहब के अल्फाज सुनाइए मोहतरमा सेनेटर साहिबा को, और बताइए कि इमरान खान साहब किन अफराद के अब्बा जी हैं, जरा ये भी इन्हें बता दीजिए। चले मैं वक्फा ले लूं चौधरी साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो ये जो बात आप कर रहे हैं खोड़ो साहब के सामने ये सवाल रखते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर निसार खोड़ो साहब, सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा, चौधरी जाफर इकबाल साहब मेरे मेहमान हैं। खोड़ो साहब, इमरान खान साहब की तकारीर जिस तरफ इशारा कर रहे थे ब्रेक से कबल चौधरी जाफर साहब, उन्होंने कहा जी शादियां नहीं होंगी, आपके बच्चे आपसे वो होंगे, स्कूल जाना है, आपने प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। ये कन्फ्रंटेशन इमरान खान साहब को सूट करती है या वो अपनी जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको ग्रैब करने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं? साहब जी, ये बच्चों की जो बात करें ना, इन्हीं बच्चों ने अपने माँ बाप से कहा होगा कि तुम इस तरह से गालियां सुनोगे आगे से आवाम की। ये जो इसने ये जो हलाकत की फैलाई हुई है, इन्होंने जो कुछ किया हुआ है आवाम के साथ, क्या तुमसे कल लोग नहीं पूछेंगे कि तुम चुप करके क्यों बैठे थे? जुल्म का साथ देने वाला भी जालिम ही कहलाता है, जुर्म का साथ देने वाला भी मुजरिम ही कहलाता है। ये इनके बच्चे ही बोल रहे होंगे अपने माँ बाप से कि जान छुड़ाओ। ये क्या है इमरान खान, क्या मुसीबत है? बच्चे को क्यों कहेंगे? ये आवाम कोई भूलता नहीं है। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये खुदकुशियां, ये बच्चों को बेचना, ये अवाम नहीं भूलते। अवाम की इतनी याददाश्त कमजोर नहीं है। इन्होंने 3.5 साल तक जो हशर किया है अवाम का, वो बच्चे कह रहे होंगे, खुद अपने घर वाले उनको कह रहे होंगे कि तुम क्यों बैठे हुए हो इस मेमोरी में बैठे हुए हो? कल को तुम्हें जाना नहीं है अवाम के पास, क्या जवाब दोगे? कि तुम इमरान खान की सारी जो हरकतें थी वो तुम बर्दाश्त करते रहे और फिर आए हो हमसे वोट मांगने? ये कहेंगे लोग। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये अभी ये ड्रामा किया इन्होंने कि 10 लाख मजमा लगाएंगे। अभी ये OIC का ताना मिल रहा है कि जी OIC हो रही है। आपको किसी ने पूछा इमरान खान से कि जब चाइनीज के CPEC के चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे थे तो आपने धरना खत्म क्यों नहीं किया था? असेंबली में जाओ या ना जाओ, लेकिन धरना किया हुआ था आपने कि कोई दूसरी VIP डिग्नेटरी आ न सके। उस वक्त कहां ख्याल आया था आपको अपने पाकिस्तान का? वो पाकिस्तान के क्या करने आ रहे थे? मदद ही करने आ रहे थे। CPEC तो पाकिस्तान की मदद के लिए है ना, कि हमारे पास इतने पैसे नहीं, पैसे वो लगाएं, हमारा मुल्क तरक्की करे और फिर अपनी कमाई करके वो वापस चले जाएं। उस वक्त क्या हुआ था आपको? उस वक्त क्या हुआ था जब इस मुल्क में 2008 में इलेक्शंस हो रही थी और आप भाग के घर में बैठ गए और बायकॉट करके बैठ गए? उस वक्त क्या हुआ था आपको जब 18वीं तरमीम बन रही थी? आप उसमें क्यों नहीं शरीक हुए? आपने उसमें क्यों नहीं अपनी मारूजात पेश की? उस वक्त कहां थे आप? अभी आके OIC का ख्याल आया है आपको? OIC का हमें एहसास है। हमने तो ग्रेस फिर भी दिखाई है कि OIC के इजलास को हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, लेकिन स्पीकर से सवाल तो कर सकते हैं ना कि 14 दिन तक इंतजार क्यों किया? पहले क्यों नहीं इजलास किया? पहले इजलास क्यों नहीं बुला लिया? क्योंकि इमरान खान के पास मेंबर नहीं थे। अगर नहीं है मेंबर तो उनकी मर्जी ना। अलाइज अगर उनके साथ नहीं है, मेंबरान उसके साथ नहीं है, अपनी पार्टी में 4 ग्रुप अगर उनके हो गए तो वो खुद अपने घर को संभाल नहीं सके, उसमें अपोजिशन का क्या कसूर है? ठीक, अपोजिशन तो अवाम का साथ देगी और हमेशा देती रहेगी। ठीक। डॉक्टर जरका साहब ये फरमाइएगा कि ये पहले आप अपने मेंबरान को कहते हैं जमीर फरोश हैं, पैसों पे बिक गए, फिर कहते हैं जी वापस आ जाओ, मैं वालिद की तरह हूं, कुछ नहीं कहा जाएगा। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने मेंबरान नहीं लेके आने, अपोजिशन ने 172 मेंबरान लेके आने। उसको इजलास बुलाए ले आएंगे हम, तो ले आए। तो अगर आप ले आएंगे, इतने पैसों की उन्होंने गड्डियां खोली हुई हैं, बोरियां खोली हुई हैं, सिंध हाउस में लोगों को ढक के रखा हुआ है, तो जाहिर है जब खोले हुए तो खोले, दें पैसे। देखिए मेरी गुजारिश, आप फोन कर रहे हैं फिर कह रहे हैं जी वापस आ जाओ। देखें सब बुला रहे हैं। कल मैं खुद एक MNA साहब के साथ बैठा हुआ था, उनको फवाद चौधरी साहब ने फोन किया, फिर परवेज खटक साहब से बात कराई और उनके बारे में आके टेलीविजन पे इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो आप बातें बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इनकी जो आपको याद है वो जो गिलानी साहब के बेटे की वीडियो थी, ठीक है, सब जगह वो फिरी कि वो पैसे दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कर लो जो करना है। क्या हुआ इस मुल्क में? किसी ने कोई एक्शन लिया?
हम सब जानते हैं किस तरह सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, खास तौर पे बलूचिस्तान में, ठीक है। पैसे सामने, ये मुझे क्यों बार बार आवाज देती है, इनको बोलिए कि अपनी बारी में बोले, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बट ही मस्ट वेट। तो द पॉइंट इज कि आप इखलाकियात का आपका जो जनाजा निकला हुआ है हमारे मुल्क में, हम लोगों का, बशमूल मेरे, मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, तो हम जब सही बात को सही नहीं, कि जब हमारे फेवर में बात होती है तो हम कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा, जब हमारे खिलाफ कोई बात होती है तो हम कहते हैं ना ना ये तो नहीं होना चाहिए। एक बात, जिन लोगों ने पैसे लिए, पैसे लेके अपोजिशन के साथ चले गए, अब वो दोबारा आपकी सफ में आ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे? मैं तो इसमें बिल्कुल अग्री नहीं करती, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि जो मैं एक बात करेक्ट करना चाहती हूँ, जो बड़े जाफर साहब ने बड़ी बातें की, लेकिन उनके पास उनकी बातों में कोई जान नहीं थी, क्योंकि देखिए हेल्थ कार्ड जो अमेरिका नहीं दे सका, हर पाकिस्तान के शहरी को जिस सूबे ने इसको ज्वाइन किया है 10 लाख रुपए हर फैमिली को मिल रहे हैं। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। यूनाइटेड स्टेट्स, द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो अपने लोगों को हेल्थ कवर नहीं दे सका। जिस तरह से आपने एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, आप जिस तरह से खवातीन को किफालत दी, आपने 26 लाख आप दे रहे हैं स्कॉलरशिप्स, गरीब औरतों की आप किफालत करें, बहुत सारे उसमें 80 से ज्यादा प्रोग्राम्स हैं, दुनिया में रिकॉग्नाइज हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इसको रेप्लिकेट करें। लोग जो छोड़ गए, हम करंट पे बात आ जाए। नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत लंबी लाइन बोली, तो देयरफॉर आई हैव टू करेक्ट इट। अच्छा, ऊपर से ये कि जिस तरह से आपने गरीब लोगों को, आपने फोरक्लोजर लॉ इस मुल्क में लेके आए, मॉर्टगेज पे गरीब आदमी सस्ते घर ले सकता है, पाकिस्तान में पहले कभी ये नहीं था। आप गरीब लोगों को लोन दे रहे हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये जितने भी हमारे सियासी भाई हैं जो 3-3 दफा हुकूमत कर चुके हैं, अगर इन्होंने कुछ डिलीवर किया होता तो पीटीआई कभी पावर में ना आती, तीसरी जमात कभी ना बनती। और इनको सबसे बड़ा खौफ क्या है कि इन्होंने तो 3.5 साल में कोविड जैसी 100 साल की वबा के बाद इन्होंने कोविड भी हैंडल कर लिया। दुनिया में इनको तमगे मिले कोविड हैंडल करने पे। एक्सपोर्ट्स आपने, नहीं मुझे बात करने देंगे आप, ना आपने एक्सपोर्ट्स के वो रिकॉर्ड बना दिए, 36 बिलियन से ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट्स हो गई। वो एक्सक्यूज करते रहे, उनको रहने दिया, मैं उनकी बारी में भी यही करती रहूंगी। अच्छा, अब बात यह है कि आपने पाकिस्तान को एक इतना गिरा हुआ जो हालात में आप पाकिस्तान खड़ा हो रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो उनको तो अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, क्योंकि इस वजह से ये सारी मूवमेंट है। ये पैसे तो सब अपनी जेबों में जाते हैं। मौलाना साहब जो 25 साल तक रहे कश्मीर कमेटी के हेड, उन्होंने क्या किया आज तक? प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपका पॉइंट आ गया कि परफॉर्मेंस की वजह से जितनी लंबी उन्होंने बात की थी, मेरा भी उससे ज्यादा बात कर ली आपने डॉक्टर साहब। देखिए ना, उन्होंने तो परफॉर्मेंस कहा, ये है वो है। बात ये है कि जो हकीकत है उससे आंखें नहीं चुरा सकते, और पाकिस्तान का बच्चा ये जानता है। डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा, चौधरी जाफर इकबाल साहब, सेनेटर निसार खोड़ो साहब मेरे मेहमान है। लास्ट सेगमेंट है। खोड़ो साहब, आप अगर कोई शॉर्ट कमेंट करना है तो आप कर दें, तो फिर मैं जाफर साहब की तरफ। अच्छा, मैं अर्ज करूं सर, इमरान खान फिर वही गलती कर रहा है, ये बेवकूफी पर बेवकूफी कर रहा है। आप अपने मेंबरान की वक्त से पहले बेइज्जती कर रहे हो। असेंबली में जब पहले धरने पे होता था तो असेंबली को 2 नंबरी कहता था, असेंबली पर लानतें भेजता था। इलेक्शन हो गई, खुद आ गए। उस वक्त क्या हुआ था जब आपके पास लोग आपसे मिलाए जा रहे थे? क्या किसी का जहाज मशहूर नहीं हो रहा था कि जी ब्रीफ केस भर के जहाज चल रहा है? उस वक्त आपने ये क्यों बातें नहीं की थी कि जी हम खरीद रहे हैं? अब तुम अपने मेंबरान को खुद से बदनाम कर रहे हो, सियासत को बदनाम कर रहे हो। सियासी लोग जो आते हैं एतमाद लेके अवाम का, चाहे तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे हो या आजाद प्लेटफॉर्म पे हो, तुम उनको गाली देकर क्या कहना चाहते हो? जवाब देना है, ठीक है। तुम्हारे लिए क्यों सोचेंगे? ठीक, मैं जाफर साहब का कमेंट ले लूं तो तुम्हारे लिए क्यों सोचेंगे? जी चौधरी जाफर साहब, सॉरी जी, 3.5 साल में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। आप माइनॉरिटी हुकूमत थी जी, आप माइनॉरिटी हुकूमत थी, आपको कौमी असेंबली में अक्सरियत नहीं थी।
3-4 पार्टियां आपके साथ मिली, दूसरे आजाद मिले। ये क्यों मैं कहूं, उस वक्त आप क्यों खुश हो रहे थे कि जी हमारे साथ इतने लोग मिल रहे हैं, मैं क्यों ना इल्जाम लगा दूं उन पर? लेकिन अगर उन्होंने अपने मर्जी से फैसला किया तो फिर उन्होंने खुद ही कहा कि जी हमने फैसला करके गलती की। ठीक, आपके एलाइज ने गलती मानी, अवाम ने गलती मानी, जो आपको वोटर थे उन्होंने लिख दिया कि मैं शर्मिंदा हूं कि पीटीआई को मैंने वोट दिया। आपके लोग, मेरे नहीं। चले चौधरी जाफर साहब, लोगों ने कहा, तबसरे किए जी, तो फिर बच्चे को क्यों कोई बुरा भला कहेगा? किसी घर पे रिश्ता क्यों नहीं आएगा? उन्होंने तो हक अदा किया आवाम का। ठीक, उन्होंने अगर पार्टी के खिलाफ आ गए हैं तो फिर तो उन्होंने आवाम का हक अदा किया। चले जी चौधरी जाफर साहब। देखिए, सेहत कार्ड की मोहतरमा बात कर रही हैं, ये कब शुरू हुआ, जरा वो समरी निकालें और सेनेट में एक सवाल ही करके पूछ लें। अगर हुकूमत आपकी आपको नहीं पता कि सेहत कार्ड कब शुरू हुआ, किसका विजन, किसकी सोच, और कैसे 2018 से पहले कितने मुल्क के इजला में ये दिया जा चुका था। फिर अगली बात यह कि 3.5 साल के अंदर बहुत इन्होंने कोशिश की, इतनी मेहनत की जिसकी हद नहीं है। वो पैरासिटामोल जो शायद 1-2 रुपए की 10-20 गोलियां मिल जाती थी, आपको 5-6 रुपए की गोली मिलती है, और तब नहीं मिलती जब जरूरत होती है। फिर इन्होंने बहुत मेहनत की और आज मेरे शहर के अंदर 500 रुपए से ऊपर मिलता है सबसे जो निचले दर्जे वाला घी है। वो जब बुरा जमाना था तब 145 रुपए में मिलता था, 140 रुपए में मिलता था। फिर इन्होंने मेहनत की चीनी के ऊपर, और इतनी मेहनत की कप्तान साहब ने कि बहुत ही मुश्किल से ये 45 रुपए वो चीनी मिल जाती थी लोगों को, उसे कितनी मेहनत करके 100 रुपए पे 110 रुपए पे लेके आए। आप जरा दिखाएं इनको मेहनत। फिर इसी तरह तेल और पेट्रोल की बात कर लें, बिजली की कीमत की बात कर लें। फिर अगर आप इनसे ये पूछेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे कि सेहत कार्ड आपने दे दिया, जरा मुझे उस हॉस्पिटल का रास्ता दिखा दीजिए। कहते हैं परफॉर्मेंस अच्छी है, इस वजह से आप सब इकट्ठे हो गए। हम आप टेक ऑफ कर रहे थे तो आप इकट्ठे हो गए क्योंकि आपकी सियासत खत्म हो रही है। देखिए, हफ्सा परफॉर्मेंस थी मियां नवाज शरीफ की। इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों के इशारों पे आए, कब्रें खोदी गई, कफन बांधे गए, पार्लियामान के ऊपर हमला हुआ, गेट तोड़े गए, लेकिन इनसे कुछ नहीं बन पाया, इसलिए कि पार्लियामान के अंदर मौजूद हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन की भी अक्सरियत जमातें ये समझती थी सबसे मोतबर इदारा पार्लियामान है ना ये फैसला करने का। और अभी 3 मार्च 2021 को इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं दावत देता हूं कि अगर मेरे अरकान ये समझते हैं कि मैं नालायक और निकम्मा हूं तो मेरे पे कॉन्फिडेंस खत्म कर देंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। ये अशतर औसाफ साहब ने भी इसी का हवाला दिया। अब अरकान हाथ बांध रहे हैं। अच्छा, अब अरकान हाथ बांध रहे हैं, राजा रियाज समेत, नजीब हारून समेत, तलाल गुबांग समेत, अफजल डांडला समेत, वो पीटीआई के हैं, वो हाथ बांध रहे हैं कि जनाबे वजीर आजम, वो कहते हैं आपने लिए ना, खरीद लिए, उनके जमीरों का सौदा कर लिया जाफर साहब, आपने खरीद लिए हैं, यही तो वो कह रहे हैं। अच्छा, तो इन्होंने जब हुकूमत बनाई तो ये बता दें कि कौन सा ऐसा चिराग ये अब खोड़ो साहब यही कह रहे हैं कि जब जहाज भर के आ रहे थे। अच्छा, चले इसका मुझे आप जवाब जरका साहब बिल्कुल बड़ा क्विक सा इसका जवाब है कि जब आप पहले जहाज में आप जो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं वो इसीलिए इंडिपेंडेंट लड़ते हैं कि वो अपनी एक सीट पे कोई मिनिस्टरशिप कुछ ले लें, तो तब तो आप यही पॉइंट होता है और आपने लोगों को इकट्ठा करना होता है। उसमें कोई पैसे का चक्कर नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप उनको एक्टिव ऑफर देंगे तो आपको ज्वाइन करेंगे, सिंपल सी बात। ठीक। और असेंबली में बैठे हुए वो लोग जो 10,000 वोट लेते थे उनको जब पीटीआई का उनको टिकट मिला तो लाख वोट उनको मिले। पीटीआई के टिकट पे आए, पीटीआई इमरान खान के बल्ले पे मोहर लगी तो वो आए। उन लोगों का जवाब और फिर पैसे लेना, आप इनसे ये पूछिए, बड़े अफसोस की बात है कि सिंध का डेवलपमेंट बजट लग रहा है नेशनल असेंबली के लोगों को खरीदने पे, इसका जवाब इनके पास है। और दूसरी बात, बिजली की कीमत 5 रुपए कम हुई है और तेल की कीमत 10 रुपए कम हुई है, तो इसका जवाब इनके पास नहीं है। और बस लफाजी तो फिर जितनी मर्जी करें उसका कोई, लेकिन मंतकी दलील के साथ काम अगर जाफर साहब भी देते हैं तो मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन कोई दलील के साथ बात करे ना, सिर्फ एतमाद अगर कामयाब हो गई तो जमहूरियत का हिस्सा समझेंगे उसको? आपके क्यों नहीं?
अच्छी। निसार खोड़ा साहब, लास्ट कमेंट सर, क्या नजर आ रहा है मुस्तकबिल आइंदा के चंद रोज में, आपका सियासी विजन क्या कहता है सर? इमरान खान गया उसका असेंबली का इजलास न बुलाना, उसके असेंबली का इजलास न बुलाना वाज़ेह हकीकत है कि उनके पास अक्सरियत नहीं रही। अब जब वाज़ेह अक्सरियत नहीं रही, अपने घर को संभाल नहीं सक रहे हैं, तो फिर ये वो तरीके ढूंढ रहे चलें हैं। देखते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन से खेल रहा है। अब ये प्रोग्राम आप भी याद रखें, हम भी याद और ये रखेंगे। खतरनाक है। 10 दिन के बाद पता चल जाएगा किसकी ये खतरनाक जो चीज़ है। पेशन गोई है वो सही है। खोड़ा साहब, जरका साहिबा कह रही हैं 10 दिन बाद पता चल जाएगा किसकी पेश गोई दुरुस्त है। तो देख लेंगे ना, वक्त सब कुछ किसकी? दिखा देता है। वो कहते हैं 10 दिन में पता चल जाएगा किसकी पेशन गोई दुरुस्त है। मैं तो कह रहा था कि जी 15 तारीख को पता चल जाना चाहिए था। ये 10 दिन की बात क्यों कर रहे हैं? जब मैं आप तो यही स्पीकर थे, सवाल जब कर की रहा बात हूँ, कीजिए, अभी इतना भुट्टो देर जिंदा से है, अभी इजलास कर चलने क्यों दें। रहे हैं? ठीक, जाफर साहब लास्ट सेंटेंस सर, इतनी देर से इजलास प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? इसका अच्छा सा जवाब ढूंढ ले बहन, इसका अच्छा सा जवाब ढूंढ ले कि इतनी देर क्यों लगाई इजलास बुलाने में? जी जाफर साहब लास्ट इतनी सेंटेंस सर। देर क्यों लगाई इजलास बुलाने में? ये ओआईसी को दूसरी पार्टियां भी वेलकम करती। कप्तान घबरा गया और कप्तान साहब की नजर ये शेर है कि अभी से क्यों घबराते हो, जंग का मंजर देख के जाना, अभी से दौड़े जाते हो। अच्छा ठीक है। चौधरी जाफर साहब, निसार खोड़ो साहब, सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।